आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे नॉन हिंदी के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे मैथिली हैं और या जिन बच्चों का उर्दू है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन है। पहला इसमें कविता था जो उसको हम नहीं पढ़ाए, लेकिन दूसरा चैप्टर था ईदगाह, और इसके बाद जितनी कहानी सबके लंबे लंबे कहानी है, रेखा चरित्र है, निबंध है, उस सबको पढ़ाने का पहले प्रयास करेंगे। छोटे लेसन को छोड़ देते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज है बाल गोविंद भगत। क्या है? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है वह राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी तो रेखा चरित्र है। बाल गोविंद भगत जो है वह क्या है? एक रेखा चित्र है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कौन सा विधा है, तो याद रखिएगा कौन सा विधा है। ये एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों और अनुष्ठानों का निर्वाह में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। किसमें है ये? बाल गोविंद भगत का जो है धर्म पालन आडंबरों अनुष्ठानों में नहीं है, लेकिन उनकी आचरण पवित्रता और शुद्धता पर किया गया है। किस पर किया गया है? पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत जो थे वह क्या थे? गृहस्थ थे। उनकी वेशभूषा भी साधु जैसी नहीं थी। मतलब बाल गोविंद भगत का जो वेशभूषा था देखने से वह कैसा लगता था? साधु जैसे नहीं लगते थे। लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा में रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विद्या रेखा चरित्र की विशेषताओं और रूप में परिचित होंगे। बाल गोविंद भगत मौजले कद के गोरे चट्टे आदमी थे। मतलब बाल गोविंद भगत जो थे वह कैसे व्यक्ति थे? वह जो है बाल गोविंद कहते थे मौजले कद के गोरे और चट्टे व्यक्ति थे। कैसे थे? गोरे और चट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। मतलब उनका जो उम्र था, उम्र जो हो रहा था किसका? बाल गोविंद भगत का कितना हो रहा था? 60 से ऊपर की होंगे। देखने से अनुभव होता है जो कितना का होगा? 60 से ऊपर के। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहते थे। वह दाढ़ी लंबा नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उसके चेहरे पर क्या रहता था? जगमग सफेद बालों से। उसका दाढ़ी छोटा ही दाढ़ी रखते थे, लेकिन सफेद हमेशा दाढ़ी उसके चेहरे पर रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की सी कनपट्टी। क्या पहनते थे? सी कनपट्टी टोपी पहनते थे। मतलब वह जो व्यक्ति थे कपड़ा में सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे। क्या पहनते थे? लंगोटी और एक कबीरपंथी की सी कनपट्टी वाला टोपी। कभी देखे होंगे आप, है ना? कबीरपंथी सबको पूरा टोपी से ढका रहता है, वह टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता था, जब ठंड का महीना आता था, जाड़ा का महीना आता था, एक काली कमली ऊपर से ओढ़ते थे। क्या करते थे? एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता था। और वह चंदन जो कौन? बाल गोविंद भगत जो चंदन जो लगाते थे वह चंदन कैसा लगाते थे? रामानंदी चंदन लगाते थे। कौन सा चंदन? रामानंदी चंदन लगाते थे। और वह चंदन जो होता है रामानंदी, वह नाक के एक छोर से चालू होता है और औरत के टीके की तरह वह यहाँ तक, नाक की इस छोर तक लाके उसको लगा दिया जाता है। गले में तुलसी के जड़ों का एक बैंडोल माला बांधते रहते थे। गला में क्या करते थे? तुलसी का जो डांट होता है उसको को क्या करता था? जड़ों की, तुलसी की जड़ों की एक बैंडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऊपर से देखने से यह नहीं लगता था कि बाल गोविंद भगत क्या है? एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उसकी जो है गृहिणी, मतलब उनकी पत्नी, तो पत्नी गृहिणी के तो मुझे याद नहीं है। कौन कर रहे हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी कर रहे, जो लेखक वो कर रहे हैं। इनकी पत्नी गृहिणी की मुझे याद नहीं है। उनके बेटे और पुतोह की तो मैंने देखा था। थोड़ी
खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मतलब जो है बाल गोविंद भगत के पास जो है क्या क्या था जी, थोड़ी खेती बाड़ी और एक अच्छा साफ सुथरा जो है मकान भी थे उनके पास। क्या थे उनके पास? मकान भी थे। किंतु खेती बाड़ी करते थे, लेकिन वह सब क्या करते थे? खेती बाड़ी। परिवार रखते थे, परिवार भी रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले व्यक्ति थे। साधु की परिभाषा में कैसे उतरने वाले व्यक्ति थे? खड़े उतरने वाले व्यक्ति थे। कबीर को साहब मानते थे। अपना साहब किसको मानते थे? कबीर को अपना साहब मानते थे। उन्हीं की गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। पूछ सकता है बाल गोविंद भगत जिनके आदेशों पर चलते थे उनको किसको कबीर साहब मानते थे? तो कबीर को वह साहब मानते थे और कबीर के द्वारा दिया गया जो आदेश होता था उसी आदेश के अनुसार वह क्या करते थे? चलते थे। कभी वह झूठ नहीं बोलते थे। कभी क्या करते थे? झूठ नहीं बोलते थे। खराब व्यवहार रखते थे। क्या रखते थे? कैसा व्यवहार रखते थे किसी से? खराब व्यवहार। मतलब खराब व्यवहार का मतलब होता है जो उसको कहना होता था अपना मुंह पर कह देता था। कोई ऐसा लट्टी पट्टी वाला बात वह नहीं रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं। न किसी से खाम खा के झगड़ा मोल लेते थे। न किसी से वह क्या करते थे? झगड़ा लेते थे। किसी की चीज नहीं छूते। और वह क्या करते थे? किसी को चीज को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते और नहीं छूते भी नहीं थे। इस नियम को भी कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों की कतूहल होता था। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। सबसे बड़ी बात था वह किसी के खेत में शौच के लिए भी जाता था तो वह दूसरे के खेत में नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज साहब के थी। मतलब वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी जो लक्षण थे सब कुछ किसके तरह थे? साहब की तरह। किसके तरह था? साहब की तरह था। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते जो उनके घर से 4 कोस दूर थे। मतलब पूछ सकता है साहब के जो दरबार था उनके घर से कितना दूर था जी? 4 कोस दूर था। कितना दूर था? 4 कोस दूर था। कितना दूर था? 4 कोस दूर था। जब कोई भी फसल उनके खेत में जब उपजते थे तो वह क्या करते थे? सबसे पहले अपने कबीर को दे आते थे। क्या करते थे? अपने कबीर साहब को। वह व्यक्ति जो थे वह दरबार में लेके जाते थे और बाल गोविंद भगत से कबीर साहब का जो घर था वह कितने दूर पर थे? 4 कोस दूर पर थे। कितने कोस पर थे? 4 कोस दूर थे। 4 कोस का मतलब 4 तिया 12 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है तो 4 तिया 12 किलोमीटर उनके घर से दूर थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में, किसके रूप में? भेंट के रूप में रख लिया जाता और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता वह उसे घर लाते और उसी से वह अपना गुजर चलाते थे। उनको जो खाने के लिए जब लेके जाते थे तो क्या होता था? कुछ सामानों को साहब रख लेते थे और कुछ सामानों को फिर रिटर्न कर देते थे। जो उनको प्रसाद रूप में मिलता था उसको क्या करते थे? अपना परिवार में खर्च करते थे, खाते पीते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव भी हो उठते। क्या होते हुआ? सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम एक बारिश हो रहा था। कौन सा? आषाढ़ का रिमझिम बारिश है। समुच्चा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपण हो रही है। धान की पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, क्या लेकर? कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पूर्वाही चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। यह कौन? क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समुच्चा शरीर कीचड़ में लिथड़ गए। क्या कर गए? वह पूरे शरीर को वह कीचड़ में वह लिथड़ गए थे। अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी
उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत में जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर की ओर स्वर को भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों को कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलबाहों के पेड़ ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत जादू है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, कौन सी अंधेरी रतिया? भादों की अंधरतिया में अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुआ था। क्या हुआ था जी? मूसलाधार बारिश खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार, दादुरों को टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही और वे गा रहे हैं, गोदी में पिहवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों भादों की आधी रात में उनका अंधेरे में अकस्मात क्रोध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर, जाग रे जरा। है ना? कार्तिक आया नहीं। कौन महीना नहीं आया? कार्तिक आया नहीं। बाल गोविंद भगत की प्रभातिया शुरू हुई जो फागुन तक चला। अब तक चलती थी जे? फागुन तक चला करती। इन दिनों में वह सवेरे उठते थे। कार्तिक के महीने में देखते होंगे, गाँव घर में अभी देखते हैं, लड़की सब सवेरे उठ के कौवा को जागने से पहले नहाने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार वह जो थे कौन? बाल गोविंद भगत कार्तिक के महीने में सवेरे उठकर फागुन तक ये चलता था। और इन दिनों में सवेरे उठते हैं। न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो नदी स्नान के लिए जो वो घर से जाते थे, उनके घर से कितने मील दूर थे? नदी 2 मील दूर थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे में ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और गाना टेरने लगते थे। वे शुरू से ही देर तक सोने वाले हों, किंतु एक दिन माघ की उस दांत, है ना जी, क्या होता है? एक दिन माघ के उस दांत किटकिटाने वाले भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। कौन कह रहा है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं। अभी आसमान के तारों के दीपक मुझे नहीं थे। आसमान के तारों के दीपक मुझे नहीं। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही जानते हैं किसको कहा जाता है? मतलब सूर्य निकलने वाला हो, लाही नहीं पकड़ते से निकल जाती है, अब उसी को लोही कहा गया है। थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा, कौन से तारा? शुक्र तारा और बढ़ा रहा खेत बगीचा। क्या है? खेत बगीचा, घर सब कुहासा सा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य आवृत्ति मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब के मुंह, एक कुश की चटाई पर क्या क्या है? किधर की ओर? पूरब की ओर मुंह को काली कमली ओढ़े हुए हैं। कैसा ओढ़े हुए हैं? काली कमली ओढ़े हुए हैं। बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर हो आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब वह खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाता था। उसका जो कम्बल था वह बार बार क्या होता था? नीचे की ओर गिर जाते थे। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। कौन कह रहा है? बाल गोविंद भगत जो क्या जाड़े से वह, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक में शर्म बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। गर्मियों में उनकी संझा, संझा जानते हैं? शाम को समय को संझा कहा जाता है। गर्मियों में उनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी जुट जाते।
खजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठ एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ सबके तन मन नृत्य शैली मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष दिन कब देखा गया? किस दिन देखा जाता है जी? जब उनका बेटा मर जाता है उस दिन देखा गया। एकलौता बेटा था। कैसा बेटा था जी? एकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, लेकिन वह बेचारा कैसा था? सुस्त था, बोधा सा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाल गोविंद भगत का कहना था, जो बच्चे में मंद बुद्धि का हो, कम बुद्धि का, उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अधिक प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। क्या कहते थे वो लोग? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई गई। बड़ी ही साध से उसकी क्या करा गया जी? शादी कराई थी। पुतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। मतलब उसकी जो पुतोह थी बड़ी अच्छी सुशील लकड़ी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत सी कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है। उनका बेटा क्या पड़ गया? बीमार। इसी खबर रखने की लोगों को कहा फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा। कौन? बाल गोविंद भगत। वह कुछ फूल हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमा गीत गाते जा रहे हैं। वही पुराने स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुतोह रो रही है। घर में पुतोह क्या कर रही है? रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोह के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। बाल गोविंद भगत अपने बेटों को मर जाने पर अपने पुतोह को क्या कहता है? उत्सव मनाने के लिए। रो नहीं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। उनका क्या कहना है? आत्मा गई है। बिरहनी उनकी प्रेम से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है? मैं कभी कभी सोचता या पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास, क्या कह रहे थे जी? विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा की मृत्यु पर ही विजय होता है। बेटे की क्रियाक्रम तूल नहीं किया, पुतोह से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हुई, क्या हुआ जी? उसके श्रद्धा का जो है अवधि पूरी हुई, पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। वह यह आदेश देते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा देने के लिए अपने उसको भाई को, बाल गोविंद भगत पुतोह को भाई को बुलाकर क्या कहता है? इसकी दूसरी शादी करा देने के लिए। इधर पुतोह रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़ेंगे तो कौन आपको चुल्लू भी पानी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इसी दलील के आगे बेचारी की क्या चलती?
बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। हर वर्ष क्या करते थे? गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना वह संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। मतलब बाल गोविंद भगत के जो घर से गंगा की जो दूरी थी कितना? 30 कोस। कितना था? 30 कोस का मतलब 30 तिया करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु के संबल लेने का क्या हक है और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? लेकिन वह व्यक्ति ऐसे थे, साधु भी थे और गृहस्थ भी थे, इसके कारण वह किसी से भिक्षा भी अतः घर से खाकर चलते, फिर घर पर ही लौट कर खाते थे। और घर से जो विदा होते थे, जो खाकर वही खाकर वह रह जाते थे और वही खाकर फिर वह घर लौटते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, प्यास जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाल गोविंद भगत जब जाते थे गंगा स्नान करने तो उनको कितने दिन रास्ते में लगते थे? 4 से 5 दिन लगता था। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, बुढ़ापे आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाले। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, है ना। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे और लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, माला का एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा रहा। तो कहानी यहीं पर समाप्त होता है। और अगली वीडियो के लिए आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन